नमस्कार दोस्तों, मैं शाहजहां अंसारी आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लेकर के आए हैं दोस्तों साहित्यिक विधाएं, और इसमें आज का हमारा चैप्टर जो है वो साहित्यिक विधाओं में नाटक का चैप्टर है दोस्तों। और ये बहुत मोस्ट है क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चंस बनता है। और आज का जो हमारा साहित्यिक विधाएं जो है ये गद्य साहित्य में है और जीरो लेवल से है। अब पहला टॉपिक है आज का नाटक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास संख्या 1 नाटक। नाटक शब्द की व्युत्पत्ति देखिए, नाटक शब्द संस्कृत के नट धातु से बना है और अंक प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है अभिनय करना। अब आते हैं नाटक की परिभाषाएं किसने क्या क्या दिया है दोस्तों। नाटक की परिभाषाएं किसने क्या क्या दिया है, देखिए। अवस्थानुकृतम कृतिनाट्यम, अर्थात अवस्था का अनुकरण ही नाटक है, धनंजय का कथन है। अवस्थानुकृतिनाट्यम यानी अवस्था का अनुकरण ही नाटक है। अब आते हैं, देखिए, विभावानुभाव वर्णा काव्यमुच्यते तेषामेव प्रयोगस्तः नाट्य गीतांदि रजितम, अर्थात विभावों अनुभावों के वर्णन काव्य कहलाता है तथा उनका गीत अभिनय आदि के माध्यम से प्रयोग कर दिखाना नाटक है, मही भट्ट का है। अब आते हैं अगला कथन। नाटक का अर्थ है नटों द्वारा की जाने वाली, भारतेंदु हरिश्चंद्र का मोस्ट है ये मोस्ट है इम्पोर्टेंट, कि नाटक का अर्थ है नटों द्वारा की जाने वाली, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अब आगे देखिए, भावों का अभिनव के माध्यम से उद्धार करना, जयशंकर प्रसाद का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भावों का अभिनय के माध्यम से उद्धार नाटक है, भावों का अभिनय के माध्यम से उद्धार नाटक है, जयशंकर प्रसाद। और ये जो है चंद्रगुप्त में भी बोला है। आगे चलते हैं। नाटक दर्पण के समान है, जिसमें प्रकृति, स्वरूप, बिंब, युग, आकृति तथा उसके प्रभाव बिंबित होते हैं। शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्यकार के, माने समझिए कि बहुत बड़े ये साहित्यकार थे, बहुत बड़े, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आगे, नाटक के उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के मत क्या क्या है। मत मतलब वही परिभाषाएं किसने क्या कहा है। तो देखिए, सबसे पहले भरत मुनि ने क्या कहा है। ये नाटक के उत्पत्ति के संबंध में देवीय सिद्धांत को मान्यता देते हैं। किस सिद्धांत को देते हैं? देवीय सिद्धांत को मान्यता देते हैं, देवीय सिद्धांत को। इन्होंने कहा है कि ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ यानी कथा वस्तु, सामवेद से गान, अर्थवेद से रस तथा यजुर्वेद से अभिनय लेकर नाटक की रचना की है। अब आते हैं, नाटक के लिए विश्वकर्मा ने रंगमंच का निर्माण किया। शिव जी ने उसमें तांडव तथा पार्वती ने लास्य नृत्य किया। संसार का पहला नाटक समुद्र मंथन के नाम से देवताओं और राक्षसों के मध्य खेला गया, ये भी इम्पोर्टेंट। भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा है, भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा है दोस्तों, याद रखें। पिसेल नाटकों की उत्पत्ति, पिसेल एक साहित्यकार है। पिसेल जो है पश्चिम साहित्यकार है, यानी यूरोप के साहित्यकार हैं। उनका मानना है पिसेल का कि नाटकों की उत्पत्ति कठपुतली कला से हुई। डॉक्टर रिजवे इंडिया के हैं। नाटकों की उत्पत्ति मृतक वीर पूजा से हुई, सर्वमान्य मत यही है। क्या है कि नाटकों की उत्पत्ति मृतक वीर पूजा से हुई है। वीर पूजा से कोई मर जाता था या कोई शहीद हो जाता था, उस पर आधारित कि उसने ऐसा किया, उसको अभिनय करके दिखाना ही नाटक है, वही चीज को सम्मान मत। प्रोफेसर हिब्रलॉ एवं प्रोफेसर कोने, ये पश्चिम के हैं, यानी फ्रांस और जर्मनी के हैं। नाटकों की उत्पत्ति स्वांग कला से हुई है। अरस्तु एवं जयशंकर प्रसाद का, दोनों का एक ही है। अरस्तु ने भी दूसरी ये में दिया है और जयशंकर पर, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन है कि ये दोनों नाटकों की उत्पत्ति मनुष्य की अनुकरण की प्रवृत्ति मानते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाटक के तत्व क्या क्या है। संस्कृत आचार्यों के अनुसार वस्तु, नेता और रस। हिंदी आचार्यों के अनुसार वस्तु, नेता, रस और अभिनय। पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार वस्तु है, नेता है, रस है, अभिनय है, संवाद है, संकलन त्रय है। और सर्वमान्य मत क्या है? सर्वमान्य मत में नाटक के तत्व जो हैं
वो 8 होते हैं। 8 में क्या-क्या है? तो देखिए, वस्तु होना चाहिए, नेता होना चाहिए, रस होना चाहिए, अभिनय होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, शैली, वित्त होना चाहिए, संकलन, त्रय होना चाहिए। तो उसमें घबराना नहीं है। बार-बार घबराना नहीं है, संकलित है। कथा वस्तु या वस्तु, घटना, प्रधान कथानक, परिभाषा। नाटक में वर्णित कहानी को कथा वस्तु या कथा वस्तु के साथ-साथ वस्तु, पाठ, घटना देखिए, नाटक में वर्णित कहानी को कथा वस्तु, पाठ, घटना, कथानक कहते हैं। कथानक शरीर का अंग है। कथानक नाटक का शरीर है। तो ये कथानक जो है नाटक का शरीर है। इस चीज़ को समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है देखिएगा। कथा वस्तु के भेद। कथा वस्तु के क्या-क्या भेद हैं? तो कथा वस्तु के भी भेद है दोस्तों। कथा वस्तु के भी भेद हैं। तो देखिए, कथा वस्तु के क्या प्रख्यात है, उत्पात, कल्पित है, मिश्रित है। प्रख्यात जो कथा वस्तु ऐतिहासिक व पौराणिक पहले से चली आ रही, संस्कृत आचार्यों द्वारा सबसे पहले इस चीज को महत्व दिया गया। उत्पाद यानी कल्पित, जिसकी रचना रचनाकार ने स्वयं दिया। रचनाकार ने स्वयं दिया। चलिए, अब आता है मिश्रित। यह प्रख्यात एवं कल्पित का मिला जुला है। कथानक की अर्थ एवं प्रकृतियां, परिभाषा। नाटक के प्रयोजन की सिद्धि जो है, नाटक के प्रयोजन की सिद्धि के लिए घटनाओं, कथाओं, योजना का अर्थ प्रकृति। कथानक के लिए निम्नलिखित 5 अर्थ प्रकृति हैं। बीज है, बिंदु है, पताका, प्रक्रिया, कार्य है। अब आते हैं बीज, कथा का आरंभ। बिंदु, एक से अधिक कथाओं की उत्पत्ति। पताका, मुख्य कथा के साथ दूर चलने वाली। देखिए कितना, बीज जो है कथा का आरंभ। बिंदु, एक से अधिक कथाओं की उत्पत्ति, कथानक का विस्तार। पताका, मुख्य कथा के साथ दूर चलने वाली कहानी। पताका है। प्रक्रिया, बीच बीच में उत्पन्न होकर शीघ्र समाप्त होने वाली प्रासंगिक कथाएं। कि आप एक कहानी को पढ़ रहे हैं, दूसरी कहानी सोच रहे हैं, वैसा विचार हो रहा है, तो प्रक्रिया है। पताका, मुख्य कथा के साथ साथ दूर तक चलने वाली कहानी। अनुमान हो रहा है कि ये कहानी लंबी चलेगी। पताका। बिंदु, एक से अधिक कथाओं की उत्पत्ति, यानी बीच में आपको लग रहा है कि दूसरा कहानी मैं समझ रहा हूँ, तो वो बिंदु है। बीज यानी कथा का आरंभ है। कार्य, कार्य क्या है? कार्य, मुख्य कथा के साथ अंत तक चलने वाली कथा कार्य है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कथानक की कार्य अवस्थाएं क्या? फल प्राप्ति के लिए नायक द्वारा किए गए प्रयास कथानक की कार्य अवस्था कहलाते हैं। कथानक की निम्नलिखित 5 अवस्थाएं होती। कौन कौन सी अवस्थाएं होती थी? आरंभ है, प्रयत्न है, प्रत्याशा है, नियाप्ति है और फलागम है। किसका? कथानक के 5 कार्य हैं। इंपोर्टेंट कर लीजिए, कथानक के 5 कार्य हैं। पांचों के कार्य क्या है? आरंभ। आरंभ जो है, नायक के मन में फल प्राप्ति का विचार आता है कि आरंभ मैंने क्यों किया, उसका फल में प्राप्त को। प्रयत्न यानी प्रयास, नायक द्वारा फल प्राप्ति के लिए प्रयास करना। पर्याप्तता यानी फल प्राप्ति की आशा होना, कि अब हमको फल मिलने वाला है, वो पर्याप्त आशा है। नियताप्ति फल प्राप्त होना, निश्चित हो जाना। फलागम यानी फल की प्राप्ति हो जाना। तो ये है। आगे बढ़ते हैं। आगे कथानक की संधियां क्या क्या है? कथानक की संधियां क्या क्या है? कथानक की संधियां देखिए, बीज है, ये अर्थ एवं प्रकृति एवं कार्यावस्था के मेल को कथानक संधि कहते हैं। कथानक जो है संधि कहते हैं। थोड़ा रुकिए, पानी पी रहा हूं। कथानक संधि कहते हैं। नाटक में निम्नलिखित 5 कथानक संधियां होती है। मुख्य संधियां कौन कौन सी है? तो वो देखिए, मुख्य संधि है, प्रतिमुख संधि है, गर्भ संधि है, विमर्श या विमर्श निर्वहन है। अब देखिए, बीज में क्या क्या आता है? बीज प्लस आरंभ मुख्य होता है। बिंदु प्लस प्रयत्न प्रतिमुख होता है। पताका प्लस प्रत्यापा यानी गर्भ में पाया जाता है। प्रकृति और नियप्ताप्ति यानी विमर्श और अवर्ष, अवमर्श। और एक आ गए कार्य और फलागम यानी निर्वहन। नेता यानी पात्र, नेता को बोला जाता है पात्र। नाटक के सजीव पात्र, अभिनय करने वाले, सूचना देने वाले पात्र इनके प्रकार। नायक एवं उसके सहायक, नायिका एवं उसके सहायिका, प्रतिनायक एवं खलनायक। अर्थो प्रक्षेप, तो ये है नेता के पात्र क्या क्या हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाटक का मुख्य पात्र, मुख्य पुरुष पात्र फल का भोक्ता नायक कहलाता है। नाटक के यानी नायक के भेद। नाटक का मुख्य पुरुष पात्र है, फल का भोक्ता नायक कहलाता है। और नायक के भेद, अब देखिए नायक के भेद कितने हैं? तो नायक के भेद हैं 1 2 3 4। देखिए यहाँ 1 2 3 4। क्या? श्रृंगार रस की दृष्टि, शील या व्यवहार,
आधार पर, धर्म के आधार पर, अन्य भेद के आधार पर। अब आता है श्रृंगार रस के आधार पर। श्रृंगार रस के आधार पर चार भेद होते हैं। इसमें भी चार भेद है। क्या क्या है, बहुत मैंने समझिए, इसलिए मैं ज्यादा ये और वो नहीं कर रहा हूँ। आप समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले सुनिए। ये बहुत डीपली चीज है, इसको नहीं समझिएगा तो कैसे आगे समझिएगा कि नाटक किसको मानेंगे, कहानी किसको मानेंगे, निबंध किसको मानेंगे, उपन्यास किसको मानेंगे, कहानी किसको मानेंगे, रेखा चित्र किसको मानेंगे, संस्मरण किसको मानेंगे, यात्रा वृत्तांत किसको मानेंगे, डायरी किसको मानेंगे, जीवनी किसको मानेंगे, और रिपोर्टाज किसको मानेंगे, रिपोर्ट किसको मानेंगे। देखिए कितना मैं आपको भाग बताया, कैसे आप समझिएगा, क्या उसमें लिखा हुआ जो रहता है उसमें क्या ऐसा रहता है कि आप समझिएगा कि ये कहानी है, उपन्यास है, कविता है, निबंध है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, जीवनी है, आत्मकथा है, कैसे रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्तांत है, कैसे समझिएगा। उसमें कुछ पॉइंट है, उसका कुछ तरीका है, इसलिए इसका डीपली बताना पड़ रहा है कि ये इसका नियम ये है, या वो किस श्रेणी में आता है। देखिए एग्जाम पास कीजिएगा तो उसके लिए डीपली पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, वैसे नहीं होता है। आपको कोई दिक्कत है तो हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं लाइव में नहीं हूँ। आपको कोई भी सवाल अगर रहेगा तो हमको कमेंट में पूछिए, कमेंट करिए, बताइए। श्रृंगार रस के आधार पर श्रृंगार रस के आधार पर चार भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से भेद, अनुकूल नायक होते हैं, दक्षिण नायक होते हैं, सठ नायक होते हैं, दृष्ट नायक होते हैं। अब शील व्यवहार के आधार पर, यानी शील और व्यवहार के आधार पर चार भेद होते हैं। धीरोदात्त नायक, धीरो दत्त नायक। आगे बढ़ाते हैं आपको, बार बार प्रॉब्लम करता है। धीरोदात्त नायक, धीरोदत्त नायक, धीर ललित नायक और धीर प्रशांत नायक। तो इसमें कौन कौन किसमें आता है वो भी आगे आप बताएंगे हम आपको। ये धीरोदात्त नायक क्या है, धीरोदत्त नायक क्या है, धीर ललित नायक क्या है, धीर प्रशांत नायक क्या है। शील या व्यवहार के आधार पर, शील या व्यवहार के चार भेद होते हैं। आगे पढ़िए, देखिए धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर भी तीन भेद होते हैं। धर्म के आधार पर तीन भेद, धर्म के आधार पर तीन भेद, निपति नायक, उपपति नायक, वैश्विक नायक। अब वैश्विक नायक के आधार पर उत्तम नायक, मध्यम नायक, अधम नायक। अन्य भेद के आधार पर, कार्य के आधार पर नायक के चार भेद क्या क्या हैं, यानी देखिए आगे बढ़ते हैं। यानी मणि नायक है, वचन चतुर नायक, क्रिया चतुर नायक है, प्रोषित नायक है। किसके आधार पर, अन्य कार्य के आधार पर नायक के चार भेद हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्लास संख्या 2, श्रृंगार रस के आधार पर नायक के भेद क्या क्या है। क्लास नंबर 2 में देखिए, क्लास नंबर 2 कितना इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे, अनुकूल नायक क्या है। अनुकूल नायक देखिए, अनुकूल वह नायक जिसकी सामाजिक धार्मिक विधि विधान के विधि विधान से विवाहिता एक ही पत्नी होती है, तथा जो उसी के प्रति अनुकूल रहता है उसे अनुकूल नायक कहते हैं। जैसे राम ने एक ही पत्नी से शादी किया, वो सीता थी, सती सावित्री थी, अच्छी थी, इसलिए वो अनुकूल नायक हुए, यानी अच्छे नायक हुए। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि आगे आपको बताएंगे तो कौन किस श्रेणी में आते हैं। अब आते हैं दक्षिण नायक। वह नायक जो एक से अधिक पत्नियों वाला होता है तथा प्रधान पत्नी को सबसे ज्यादा प्रेम करता है, बाकी अन्य को भी खुश रखता है, उसे दक्षिण दक्षिण नायक कहते हैं। जैसे दशरथ की पत्नी कितने थे, चार। दशरथ की पत्नी तीन थे ना। तो देखिए उसमें जो मैन थी पहले जो किए थे उसको ज्यादा वो प्यार करते थे, बाकी को थोड़ा कम, लेकिन खुश रखते थे दशरथ, राम के पिता। अब आगे बढ़ते हैं। आगे सठ नायक कौन है। सठ नायक देखिए कौन है, स्त्रियों के विषय में कपटी, नायिका को ठगने वाला। जैसे रावण नायिका को जो ठग लेता है, कपटी माने कि उसका विचार सही नहीं होता है, उसका विचार कपटी, नायिका को ठगने वाला, जैसे रावण सठ नायक हो। धृष्ट नायक दुराचारी एवं निर्लज नायक, जैसे राक्षस गण, वो स्त्रियों के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहता है तो वो धृष्ट है नायक, जैसे राक्षस। तो ये, अब आगे बढ़ते हैं। शील या व्यवहार के आधार पर नायक के भेद कितने हैं। तो देखिए शील, धीरोदात्त नायक, धीर प्लस उदात्त, यह नायक धैर्यशाली, वचन पालक, दयालु, अहंकार शून्य होता है, जैसे राम। धीरोदात्त, धीर प्लस उद्धृत, यह नायक अहंकारी, मायावी, उग्र, चपल होता है, जैसे रावण। धीर ललित नायक, यह नायक कलाओं में आसक्ति रखने वाला, कोमल स्वभाव वाला।
कोमल स्वभाव वाला। कोमल स्वभाव वाला, जैसे कृष्ण है, दुष्यंत है आदि। अब आगे बढ़ते हैं। धीर प्रशांत, यह नायक शांत स्वभाव का सामान्य गुण युक्त का होता है, जैसे युधिष्ठिर धीर प्रशांत है ये। यह नायक शांत स्वभाव का होता है, सामान्य गुण युक्त से होता है युधिष्ठिर। धर्म के आधार पर नायक के भेद, पति नायक यानी स्वयं की विवाहिता से ही प्रेम करने वाला नायक, उपपति विवाहित होकर भी पर नारी से प्रेम करने वाला नायक। तो देख लीजिएगा कौन कैसे हैं, नहीं है, किस कैटेगरी में आते हैं, वो भी यहाँ समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ नायक के ही ऊपर नहीं है, नायिकाओं में भी इस चीज को फॉलो कीजिए, देखिए कि आप सही नायिका हैं या कैसी हैं। लेकिन अधिकतर देखिएगा नायक लोगों की क्या है अपने की, आप किस कैटेगरी में है वो भी चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए उप वाली हो गई, उपपति यानी विवाहित होकर भी पर नारी से प्रेम करने वाला नायक। वैश्विक यानी गणिकाओं और वेश्याओं से प्रेम रखने वाला नायक वैश्विक। कार्य कार्य के आधार पर नायक मानी नायक, वह नायक जो अपनी पत्नी या नायिका का अभिमान करता है, जैसे राम, उसको गौरवान्वित महसूस होता है कि मानी नायक मानता है। वचन चतुर नायक, वचन चतुर नायक वह नायक जो पत्नी या नायिका के वचनों से प्रसन्न रहता है, जैसे कृष्ण पत्नी की या प्रेमिकाओं के वचन से बहुत खुश, बहुत, तो वो वचन चतुर नायक है, कि वचन से वो खुश होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्रिया चतुर नायक, क्रिया चतुर नायक कौन है? क्रिया वह नायक जो कार्यों से नायिका पत्नी से प्रसन्न रखता है, जैसे कृष्ण हो गया, वो भी है क्रिया। प्रोसित नायक वह नायक जो पत्नी को छोड़कर विदेश चला गया, वो प्रोसित नायक हो गया। कहीं कमाने चला गया, वो प्रोसित नायक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नायक के सहायक कौन कौन है? नायक के सहायक देखिए कौन कौन है, तो पीठ मर्द है, चेटक है, वीट है, विदूषक है। इसमें पाठ है थोड़ा, आपको थोड़ा सा बोर लगेगा, लेकिन इस चीज को आप समझिएगा, 4-5 बार अगर सुनिएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मैं भी नहीं समझता था, मैं समझता था डायरेक्ट नाटक स्टार्टिंग कीजिए, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सब जितना भी है मैं स्टार्टिंग कीजिए मैं पढ़ लगा, तो वैसे नहीं है, आप भूल जाइएगा जब तक नहीं समझिएगा, तो फिर कैसे। आगे उस सब का भी डिस्कस करूंगा, उसका भी चर्चा है, ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं है उसके बारे में। लेकिन अगर पिलर अगर मजबूत नहीं है तो आप बिल्डिंग को तैयार नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए पिलर को मजबूत करना है। आप पहले देखिए, सुनिए एक बार, फिर देखिए, इसके बाद नोट कीजिए। ऑफलाइन उसको देखिए ना, डाउनलोड कर लीजिए, देखिए, या तो फिर आप उसका क्वालिटी कम करके एक बार सुनिए, फिर क्वालिटी बढ़ा करके एक बार देखिए, फिर आप नोट कीजिए। 3 बार आप कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका होगा। मैं भी किया हूँ, ऐसा नहीं है बिना किए हुए मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं भी किया हूँ तभी बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किया हूँ तब बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप एक दिन पढ़िएगा और आप समझ जाइएगा। और लोग वर्षों वर्षों से 22 साल, 25 साल, 28 साल, 30 साल एक ही चीज के लिए वो तैयारी करते हैं। कितना आदमी ऐसे हैं, 7 साल, 10 साल, 15 साल वो तैयारी करते हैं लेकिन नहीं ले पाते हैं, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पॉइंट तो आपको बता दिए। तो पीठ पीठ मर्द फल प्राप्ति में नायक की सहायता करने वाला पात्र जो है पीठ मर्द कला, जैसे चंद्रगुप्त नायक में चाणक्य, रामचरितमानस में हनुमान। पीठ मर्द। चेटक नायक नायिका को मिलाने वाला चतुर पात्र चेटक कहलाता है। वीट क्या है? कलाओं का ज्ञाता है, नायक को शिक्षा देने वाला पात्र। विदूषक नायक का मनोरंजन करने वाला पात्र विदूषक कहलाता है। कितना छोटा छोटा है चीज, ये सब आप समझिएगा कि क्या है। तो देखिए मैं बताना चाहता हूँ, ये सब आपको दे देंगे सुमिलित करने में, और ये बगल में देंगे, ये भी 1 2 3 4, अब बोलेंगे इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, ऐसे करके देंगे। तो जब तक जानिएगा नहीं तो कैसे मिलाइएगा, हैं? तो इसलिए समझना होगा दोस्तों, छोटा छोटा शब्द में ही सुमिलित करने वाले में क्रम से लगाने दे देगा, तो कैसे कीजिएगा बिना समझे हुए, जब तक कीजिएगा नहीं। मेरा एक ही मानना है कि अगर क्लास देखते हैं, सुनते हैं, तो क्लियर कीजिए, ताकि आपको दोबारा कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता ना हो। मेरी पीडीएफ को देखिए, मैं जो बता रहा हूँ उस नोट्स को आप तैयार कीजिए, खुद से लिखिए। मैंने ये सब जो बता रहा हूँ ये भी मैं लिखा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं पढ़ाने का मकसद है कि इसमें आपको क्लियर दिखाना दिखता है, उसमें नहीं दिखता। मैं बहुत लिखा हूँ, मेरे पास कई, क्या बोलेंगे आपको, चलिए आगे बढ़ता हूँ।
क्लास। अब आते हैं नायिका। नायिका में पीछे बताया था नायिका का विभेद होता है, तो देखिए नायिका। नायिका क्या है? परिभाषा: नायक की विवाहिता पूर्व मुख्य पत्नी अथवा नायक जिसके प्रति अनुरक्त रहता है उसे नायिका कहते हैं। सामान्य आधार पर नायिका के भेद क्या क्या है? तो देखिए नायिका के भेद सबसे पहले तीन है: स्वकीय है, परकीय और सामान्य है। हाँ, स्वकीय है, परकीय और सामान्य है। स्वकीय में फिर तीन भेद हैं: मुग्धा है, मागधा है, प्रोढ़ा है। मुग्धा में भी चार भेद हैं। मुग्धा में ज्ञात योग्यता है, अज्ञात यौवना है, ज्ञात यौवना है, अज्ञात यौवना है, नवोढ़ा है और विश्रब्ध नवोढ़ा है। इसके बाद मध्यमा में तीन है। मध्यमा में देखिए आगे बढ़ाते हैं। मध्यमा में भी तीन है। मध्यमा में कौन है? मध्यमा में दो है, कनिष्ठा और ज्येष्ठा। कनिष्ठा में भी तीन भेद है: धीरा, अधीरा और धीरा धीरा। ज्येष्ठा में धीरा, अधीरा, धीरा धीरा। और वही प्रोढ़ा के भी सेम है: कनिष्ठा, ज्येष्ठा, धीरा, अधीरा, धीरा धीरा, धीरा, अधीरा, धीरा धीरा। परकीय में देखिए उड़ा है, उड़ा। इसके बाद अणुड़ा, अनुड़ा, विदना, लक्षिता, गुप्ता, हाँ, उल्टा, मुदिता, अनुष्या, अनुष्यना। इस सामान्य में भेद नहीं है। फिर आगे बढ़ता हूँ। अब क्या क्या स्वकीय नायिका का परिभाषा: सामाजिक मार्मिक विधि विधानों से नायक से विवाहित मन, कर्म एवं वचनों से नायक के प्रति अनुरक्त रहने वाली नायिका स्वकीय नायिका कहलाते हैं। मतलब समझिए कि सही जो पिछला में आप पढ़े नायक के भेदों के बारे में सेम है। इसमें अगर मान सम्मान रखती है, अच्छे से रखती है, अच्छे से रहती है, तो वो क्या स्वकीय का कौन कौन सा कैटेगरी है? तो देखिए स्वकीय का कौन कौन सा कैटेगरी: मुग्धा, वह नायिका जिसमें यौवन का आगमन हुआ हो, क्रोध में भी मधुर बनी रहने वाली मुग्धा है। जैसे नया नया आदमी, नई नई लड़कियां कुछ बोलिएगा उसको तो गुस्सा आ जाएगी। नए नए लड़के कुछ बोलिए गुस्सा आ जाएगी। तो वही चीज की मुग्धा, नए नए यौवन आते हैं तो उसको कुछ बोलिएगा तो वो प्रेम से बात करेगी, गुस्से वाले बात में, वही होता है मुग्धा। मध्या, वो नायिका जिसमें लज्जा एवं काम भाव समान रूप में हो। काम यानी काम, यहाँ देखिए पढ़ाई में काम, काम का मतलब होता है संभोग, सेक्स। तो आपको इस चीज को समझना होगा। यहाँ पश्चिम में शब्द चले हैं इसलिए मैं क्लियर बताता हूँ। काम मीन्स वही है। मध्यमा, वह नायिका जिसमें लज्जा एवं काम भावना समान रूप में हो, वह मध्या है। प्रोढ़ा, प्रोढ़ा हो वह नायिका जो पति की केली क्रीड़ाओं से परिचित होता था, जिसमें लज्जा भाव कम हो, थोड़ा लाज कम करती, वो प्रोढ़ा है। प्रोढ़ा। अब आते हैं मुग्धा नायिका के भेद क्या क्या है। मुग्धा नायिका के भेद देखिए, मुग्धा नायिका के भेद आपको मिलेंगे: ज्ञात यौवना। ज्ञात यौवना है वह नायिका जिसे अपने यौवनारंभ का ज्ञान हो। अज्ञात यौवन, वह नायिका जिसे अपने यौवनारंभ का ज्ञान न हो। नवोढ़ा, वह नायिका लज्जा या भय के कारण रति क्रिया से दूर रहने वाली। समझ रहे हैं ना, रति क्रिया। मैथुन, मैं शॉर्ट बोलता हूँ, मैथुन, यहाँ देखिए लिख देता हूँ। ये है मैथुन, अंग्रेजी को हिंदी। तो देखिए विश्रब्ध नवोढ़ा, वह नायिका जिसे पति या नायक पर विश्वास हो, जो भय से रहित होकर पति से मिले, विश्रब्ध नवोढ़ा। मध्या नायिका परिभाषा: वह नायिका जिसमें लज्जा एवं काम भाव समान रूप में हो, मध्या नायिका कहलाती है। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। मध्या नायिका के भेद। कनिष्ठा, कनिष्ठा नायिका कौन है? तो देखिए वह नायिका जिसे पति या नायक कम प्रेम करे, कनिष्ठा हो गया। ज्येष्ठा, वह नायक जिसे पति या नायक ज्यादा प्रेम करे, ज्येष्ठा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोढ़ा नायिका कौन है? प्रोढ़ा नायिका देखिए, प्रोढ़ा नायिका वह नायिका जो पति की केली क्रीड़ाओं से परिचित हो, लज्जा भाव कम हो, उसे प्रोढ़ा नायिका। प्रोढ़ा नायिका के भेद: वह नायिका जिसे पति या नायक प्रेम करे, और ज्येष्ठा जिसे ज्यादा, बहुत ज्यादा करे, बस यही चीज है। आगे बढ़ता हूँ। इसमें भेद जो है, भेद देखिए, किसी धीरा, कनिष्ठा एवं ज्येष्ठा नायिका के भेद। धीरा, किसी अन्य नायिका पर आसक्त होने वाले नायक का हंसते हुए व्यंग करने वाले नायक का बाहर से आदर करने वाली, अंदर से उदासीन रहने वाली नायिका। अधीरा, किसी अन्य नायक के प्रति आसक्त नायक को कठोर वचन कहने वाली, नायक को प्रताड़ित करने वाली। समझ रहे हैं? किसी अन्य नायक के प्रति वो लगाव है और अपने नायक के प्रति कठोर है, तो अधीरा है। इसमें देखिए अपने नायक के प्रति वो माने कि अच्छा है, दूसरे के प्रति वो कठोर है, तो ये धीरा है। धीरा धीरा धीरा, किसी अन्य नायक के प्रति आसक्त
नायक पर रो रो कर कोप करने वाले व्यक्ति के माध्यम से बयान करने वाले। धीरा धीरा मतलब दूसरों के प्रति वो लगाव है, लेकिन उसको मान सम्मान नहीं करा। कोई किसी दूसरे नायक के प्रति वो लगाव में है, लेकिन उसको नहीं मान रहा है, तो वो रो रो करके उसको माने क्या बोलती है, बदुआ दे रही है। आगे बढ़ते हैं। परकीय या नायिका के भक्त क्या परिभाषा। वह नायक जो अपने पति या नायक के अतिरिक्त गुप्त रूप से किसी अन्य पुरुष से प्रेम करे। परकीय नायक कहलाता। परकीय का मतलब ही है पर किया, यानी परों से प्रेम किया, दूसरों से प्रेम किया। उड़ा, वह नायिका जो विवाहित होकर भी किसी अन्य पुरुष से प्रेम करे, वो उड़ा कहलाती है। देखिए, वह नायिका जो विवाहित होकर भी किसी अन्य पुरुष से प्रेम करे, वो उड़ा कहलाती है। अनुड़ा, वह नायिका जो अविवाहित होती है, पहले किसी और के प्रति अनुरक्त होने वाली तथा बाद में किसी और के प्रति अनुरक्त होने वाली। समझ रहे हैं ना। पहले अनुराग का मतलब हुआ नायिका जो शादी से पहले किसी से प्रेम करती है, लेकिन शादी के बाद वो किसी से प्रेम करना ही नहीं चाहती है, तो वो अनुड़ा हो गया। अनुड़ा नायिका का भेद क्या क्या है, देखिए ये अच्छा है। अनुड़ा विदग्धा, पर पुरुष से प्रेम को विदग्धा, पर पुरुष से प्रेम को वाणी व क्रिया चतुराई से छिपा लेने वाली नायिका। समझ रहे हैं यहाँ क्या बोल रहा है। पर पुरुष से प्रेम को वाणी या क्रियाई चतुराई से करने वाली लक्षिता। पर पुरुष के प्रति प्रेम को सखी द्वारा पहचान लिया जाना, लक्षिता। आगे बढ़ते हैं। अब आता है गुप्ता, सॉरी हाँ गुप्त ही है, गुप्ता है। तो पर पुरुष से प्रेम को गुप्त रखने वाली नायिका गुप्ता। उल्टा, अनेक पुरुष से रति के बावजूद असंतुष्ट नायिका। समझ रहे हैं ना। उल्टा है वो स्त्री उल्टा है जो अनेक पुरुषों से रति के बावजूद असंतुष्ट रहती है। रति का मतलब देख लिए, मैं लिख देता हूँ बोर्ड में, ये है रति का मतलब मैथुन। अनेक पुरुषों से रति के बावजूद भी असंतुष्ट रहती है। मुदिता, मुदिता कौन है, तो मुदिता देखिए प्रियतम से मिलन को निश्चित जानकर प्रसन्न रहने वाली, यानी अपने प्रेमिका या प्रेम जन नायक से मिलने के बाद या मिलने के बारे में सोचने से खुश रहती है। अनुशियाना, प्रियतम द्वारा बताए गए स्थान पर न पहुंचने पर पश्चाताप करने वाली अनुशियाना होती है, मुदिता होती है। उल्टा, अब ये नहीं कि किसी को उल्टा उल्टा बोलना है। तो आगे बढ़ते हैं। मेरा सोच है दोस्तों कि थोड़ी बारिश हो रही है, अब क्लास 4 जो है इसमें मैंने कि आगे का यहाँ तक तो मैं कर दिया हूँ, ऐसे अभी है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आधे घंटे की क्लास हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि अब इसके जो आगे क्लासेज हैं मैं नेक्स्ट क्लासेज में अगर कर दूँ तो और अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि मुझे थोड़ा अर्जेंट कॉल आ गया है तो कहीं जाना पड़ेगा। तो कैसा लगा आज का क्लास हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और अपनी क्रियाएं, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर बताइए, आपको कैसा हमारा क्लास लग रहा है वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे रहिए, खुश रहिए और तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।